ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र AMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक विचारक लोकमान्य तिलक। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागुरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक विचारक लोकमान्य तिलक। नमस्कार साथियों, आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी ने उनके संबंध में कहा था कि हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि तिलक का। स्वराज्य का संदेश किसी भी व्यक्ति ने इतने आग्रह से प्रचारित नहीं किया जितना कि लोकमान्य तिलक ने। आप सभी जानते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह उक्ति कहने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप लोग सभी लाल, बाल और पाल से परिचित थे। लाल, बाल और पाल, उसमें जो बाल थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी क्षेत्र में 23 जुलाई 1856 को हुआ था और गोखले के समान ही वे महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति थे या उससे संबंधित थे और वे, उनके पिता, उनका परिवार धार्मिक कट्टरता और परंपरावादी कट्टरता के लिए बहुत अधिक प्रचलित था, विख्यात था। उनके पिता श्री रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, गणित के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन पिता के सानिध्य में उनकी रुचि भी गणित के प्रति उत्पन्न हो गई और जब तिलक की आयु 10 वर्ष की थी तब उनके पिता का स्थानांतरण पूना हो गया और पूना में आकर तिलक जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया और 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का निधन। इस कारण उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा भार उनके चाचा पर आ गया और 19 वर्ष में ही उनकी पत्नी पार्वती बाई का भी निधन हो गया। इतनी सारी दुर्घटनाओं के बीच उन्होंने साहस और संयम का परिचय देते हुए अपने शिक्षा को जारी रखा और 20 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 23 वर्ष की आयु में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हालांकि गणित में रुचि थी तो लोगों का ख्याल था कि वे गणित में ही स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करेंगे, लेकिन लोगों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने गणित विषय न चुनकर कानून की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ये बात पहले से ही स्पष्ट थी कि मैं बड़ा होकर मैं कानून का
ज्ञान प्राप्त करके देश की सेवा करूंगा, देश को अपने आप को समर्पित करूंगा। इसलिए कानून का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है ताकि ब्रिटिश सत्ता के साथ मेरा टकराव ना हो सके। क्योंकि अगर गणित का ज्ञान लेते तो हो सकता है बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं मालूम होती, इसलिए उन्होंने गणित का त्याग करके कानून का अध्ययन किया। पूना में रहते हुए उन्होंने 1880 में सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया और वे जनता के लिए वहां पर धीरे धीरे संघर्ष करने लगे और जनता की समस्याओं से अपने आप को आत्मसात करने लगे। उसी समय उनकी मुलाकात विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर और आगरेकर नामक व्यक्तियों से हुई, जिन्होंने मिलकर पूना में 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य मात्र विद्यार्थियों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि भावी सार्वजनिक जीवन के लिए भली भांति प्रशिक्षित करना भी था, ताकि वे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होकर एक सेनानी के रूप में देश की सेवा कर सके। जब उन्होंने ये महसूस किया कि इतना सब करने के बाद भी एक कमी है कि जनता में जागृति नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जनता में जागृति लाने के लिए काम करना शुरू किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और 1881 में अपनी मातृभाषा मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और घटनाओं के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्लेषण करना प्रारंभ किया, जिसके कारण वे अति लोकप्रिय हो गए और इसके कारण उनको काफी कष्ट सहन करने पड़े। महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत के राजा के विरुद्ध कुछ समाचार प्रकाशित करने के कारण दोनों को 4 माह की सजा भुगतनी पड़ी और इसका ये परिणाम हुआ कि उनको एक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। फिर उनका निश्चय नहीं डिगा और इसी तारतम्य में उन्होंने 1885 में दक्खन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक सार्वजनिक शिक्षण संस्था की स्थापना की और मुंबई के तत्कालीन गवर्नर जेम्स फर्ग्यूसन के नाम पर पूना में एक कॉलेज की भी स्थापना की। लेकिन इसी को लेकर दोनों मित्रों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण तिलक ने अपने आप को उस सोसाइटी से अलग कर लिया और अपने मराठा और केसरी में उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू किया और मराठा और केसरी के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश जो तानाशाही थी या जो दमनकारी नीति थी उसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। चाहे शराबबंदी हो, चाहे नमक कानून हो, धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार था उसकी ओर सरकार का और जनता का ध्यान आकृष्ट करना शुरू किया। इसके बाद 1891 में सरकार के द्वारा विवाह के बारे में एक स्वीकृत आयु विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करना था, लेकिन विरोध बाल विवाह का था और तिलक ने इसका बहुत अधिक विरोध किया और ये उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम नहीं है बल्कि समाज का काम है। सरकार को और भी बहुत सारे काम है वो करने चाहिए, ये काम समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद 1893 में कांग्रेस के माध्यम से जनता की गरीबी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भूमि संबंधी नीतियों की आलोचना करना प्रारंभ किया और इसीलिए कि महाराष्ट्र की जनता में जागृति आए, लोगों में एकता की भावना उत्पन्न हो, इसीलिए 1893 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव जैसे सार्वजनिक रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया ताकि सब लोग आपस में मिले जुले और देश के लिए काम कर सके। 1905 में बंग भंग के समय तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर पूरा देश हो गया था
और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, बांटो और राज्य करो, यानी बांट दो आपस में और राज्य करो, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी, जिसके कारण चारों तरफ जागृति की लहर फैल गई और उन्होंने इसका लाभ उठाकर अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय, बंगाल के विपिन चंद्र पाल, इनसे हुई और तीनों ही देश के आंदोलन में कूद पड़े और तीनों ही बाल, पाल और लाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1905 में कांग्रेस का एक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित किया, जिसमें बंग भंग और नरम उदारपंथियों और गरम दलीय उग्रवादियों के मध्य बुनियादी मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण उस समय तिलक की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और वे चाहते थे कि इस अधिवेशन में जो उनका उदारवादी रवैया था उसको हटा दिया जाए और अंग्रेजों के प्रति अब उग्र रवैया अपनाया जाए, जिसके कारण 1907 में दोनों के बीच में, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में फूट का या अलगाव का भाव उत्पन्न हो गया। इस आधार पर कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस से उग्रवादियों का पूरी तरह से निष्कासन हो गया और कांग्रेस पर पूर्ण आधिपत्य उदारवादियों का हो गया। अब जब कांग्रेस से उनका निष्कासन हो गया तो वे बाहर रहकर काम करने लगे और बंग भंग के विरोध में पूरा आंदोलन पूरे बंगाल में फैल गया और आंदोलन इतना जबरदस्त था कि वो अपने चरम को प्राप्त हो गया और इसके कारण 1908 में अंग्रेज सरकार के द्वारा तिलक को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जो संपादित पत्र था केसरी, उसे राजद्रोह का प्रमाण माना गया और उसके आधार पर उन पर अभियोग लगाया गया और वो दोषी करार पाए गए और उनको 6 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया और उसे भुगतने के लिए उसे महाराष्ट्र के पास यवरा नामक स्थान में मांडले की जेल में बंद कर दिया गया। मांडले की परिस्थितियां बहुत ही अधिक विपरीत थी, अस्वास्थ्यकर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर 2 महान ग्रंथों गीता रहस्य और आर्टिक होम इन द वेदास की रचना की। हमें इन दोनों ग्रंथों में ही तिलक के विस्तृत ज्ञान, ऐतिहासिक शोध, गंभीर चिंतन और उत्कृष्टता का परिचय प्राप्त होता है। सन 1914 में उनको जेल से रिहा किया गया। इतना उनका स्वास्थ्य गिर गया था, लेकिन फिर भी वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1918 में तिलक ने इंग्लैंड की यात्रा की और इस यात्रा का उद्देश्य वैलेंटाइन शिरोल द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन अर्नेस्ट में, जिसमें जो तिलक के विरुद्ध बातें कही गई थी, उस अवमानना टिप्पणी को खारिज करना था। लेकिन तिलक के रवैये के कारण इसमें ऐसा करने में उनकी सफलता नहीं मिली। इससे निराश होकर तिलक भारत लौट आए और सन 1918 में ही तिलक दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, लेकिन ब्रिटेन से समय पर नहीं लौट आने के कारण उनके स्थान पर पंडित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया और 1919 में तिलक ने भारत शासन सुधार अधिनियम 1919 में जो प्रस्तावित प्रशासनिक सुधार थे उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया, क्योंकि यह जो सुधार अधिनियम था वह स्वराज्य प्राप्ति के किसी भी एक बिंदु को लेकर नहीं था। उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बड़ी सफलता का परचम लहराकर वापस लौटे थे। उसके कारण कांग्रेस में भी एक जान आ गई थी और स्वराज्य की मांग के प्रति नए प्राण फूंकने वाले वो व्यक्ति सिद्ध हो रहे थे और इसके कारण 1 अगस्त 1920 में उनके द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन को ही तिलक ने चलाने का निश्चय किया। और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया उसके लिए जनता मनोवैज्ञानिक रूप से पहले से ही तैयार थी, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बाल, पाल, लाल और बाल गंगाधर तिलक विशेष रूप से उनके द्वारा तय कर दी गई थी, बना दी गई थी और जिसके कारण वह आंदोलन बहुत अधिक सफल हुआ। लेकिन
उसी समय वे बहुत अधिक बीमार हो गए, रुग्ण हो गए और बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं गया, जिसके कारण 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे, उसी दिन तिलक का निधन हो गया और निधन के कारण कांग्रेस के एक युग का अंत हो गया और गांधी जी के नेतृत्व में एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये कह सकते हैं हम कि 1 अगस्त 1920 कांग्रेस में तिलक युग का अंत और गांधी युग के प्रारंभ की विभाजन रेखा का सूचक हो गया। तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण काम तिलक ने किया। जनजागृति लोगों में फैलाने का काम तिलक के द्वारा किया गया। वे घोर राष्ट्रवादी थे और राष्ट्र के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। उन्होंने बहुत सारे विचार दिए हैं, लेकिन हमने अभी जब तिलक के बारे में बात कर रहे थे तो स्वराज, बहिष्कार और स्वदेशी, ये 3 शब्द मुख्य रूप से आए थे। और अगर हम तिलक को जानते हैं, समझते हैं, तो इन 3 शब्दों से बहुत अच्छी तरीके से हम जान सकते हैं, जहाँ कहीं स्वदेशी, जहाँ कहीं बहिष्कार और जहाँ कहीं स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज, ये 3 शब्द आएंगे, हमारी आंखों के सामने एक ही व्यक्ति का चेहरा आएगा। वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये क्या है। तिलक स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। वो मानते थे कि देशी सरकार ही सबसे अच्छी होती है। विदेशी सरकार चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकती। उनका ये मानना था कि जो अगर हमारा व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो हमारे दुख दर्द, हमारी भावनाओं से रूबरू होगा, उसको समझ होगी। लेकिन विदेशी व्यक्ति कितना भी अच्छा शासन करेगा, लेकिन वो हमारे दुख दर्द को, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारे राष्ट्र का उद्देश्य, हमारे राष्ट्रवाद का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, वह है स्वराज्य की प्राप्ति। उस स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो नीतियां अपनाई, उसमें थी भिक्षावृत्ति नहीं बल्कि संघर्षशीलता। उनको उग्रवादी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे भिक्षावृत्ति की नीति पर भरोसा या यकीन नहीं करते थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 से लेकर 1905 तक जितना भी कांग्रेस में काम हुआ, वो केवल उदारवादियों के द्वारा भिक्षा के आधार पर किया। अर्थात उदारवादी प्रस्ताव रखते थे, अंग्रेज खुश होते थे तो उनकी कटोरे में कुछ डाल देते थे और खुश नहीं होते थे तो उनके प्रस्ताव को नकार देते थे। और तिलक इस प्रकार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वो बोलते थे कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, साधनों का जो संवैधानिक साधन है उसका सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा रहा है और सारे कानून जो है वो नौकरशाही और साम्राज्यवादी हितों के अनुसार बनाए जा रहे हैं और इसके कारण यहाँ पर केवल तानाशाही व्यवस्था है। अगर हम देखें तो विश्व इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई साम्राज्य शासकों और शासितों को उदारतापूर्ण रियायत देने के कारण नष्ट हो गया हो, और ना ही कोई ऐसा उदाहरण है कि जब किसी साम्राज्य का इस कारण से अंत हो गया हो कि शासकों ने स्वेच्छा से शासितों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो शासन कर रही है, अगर वो अच्छा करती है तो उसका कभी भी पतन नहीं होता है। इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमको कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। तो हमें अंग्रेजों की सहानुभूति या उनका उदारता हमें नहीं चाहिए। हमको तो मतलब राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं बल्कि जन संघर्षशीलता हमको चाहिए। अर्थात हम हर चीज संघर्ष से प्राप्त करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उदारवादियों के जो निष्क्रिय साधन हो गए थे उसके स्थान पर जो प्रभावशील और सक्रिय साधन थे वो हमको प्रदान किए। वो थे स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तिलक स्वदेशी को स्वराज्य प्राप्ति के एक अस्त्र के रूप में स्वीकार करते थे और जो दादा भाई नेहरू जी या रानड़े थे, जो उदारवादी नेता थे,
उन्होंने इस विचार का सूत्रपात किया था कि ब्रिटिश बड़े ही सहृदय व्यक्ति है। उस विचार को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया था, जिसका विरोध तिलक के द्वारा किया। वो ये कहते थे कि इनकी सहृदयता केवल अपने हितों को साधने तक है। उनकी सहृदयता तो तब हो जब वो भारतीय जनता को सामने रखकर नीतियों का निर्माण करे, उनके हित के बारे में कोई बात करे। तो जब उन्होंने अपने हितों को साधने के लिए उद्योग धंधे चौपट कर दिए, हमारे छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे, जिसको उनकी नीतियों के कारण वे सारे के सारे समाप्त हो गए। हमारी भूमि बंजर हो गई क्योंकि वहां पर नील की खेती कराई गई, जिसके कारण हमारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। तो तिलक ये चाहते थे कि हम स्वदेशी भावना जगाकर उन छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को फिर से जागृत करें, विकसित करें, जिससे कि हमारे देश की बेकारी और बेरोजगारी का अंत होगा और हम बार बार ब्रिटिश माल या विदेशी माल की ओर नहीं देखेंगे। वहां पर बाजारों का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति के कारण आवश्यकता से अधिक माल बन रहा था और उस माल को वो अपने जहां जहां उनके उपनिवेश थे वहां पर वो जबरदस्ती बेच रहे थे या भेज रहे थे, और इसके लिए पहले उन्होंने वहां के सारे उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया था। जब कोई स्वदेशी उद्योग धंधे नहीं रहेंगे तो लोग मजबूर होकर विदेशी माल खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए तिलक का पूरा केंद्र बिंदु था कि हम फिर से स्वदेशी हो जाएं, स्वदेशी माल बनाएं, स्वदेशी उद्योग धंधे बनाएं, ताकि और यानी विदेशी माल का बहिष्कार करें। तो स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब है कि हम अपने स्वदेशी चीजों को अपनाएं, अपने मन में ये संकल्प कर ले कि हम केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, और विदेशी वस्तु चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी हमको ललायित क्यों ना करती हो, उसका हम बहिष्कार करेंगे। और स्वदेशी से व्यक्ति के अंदर आत्म सम्मान और स्वावलंबन की भावना का विस्तार होता है, और वह लोगों में जगाना बहुत अधिक आवश्यक है। हमारे यहाँ नालंदा और बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर ज्ञान का भंडार था, फिर से उसको वह अपनाना चाहते थे। तो ये उनका स्वदेशी अस्त्र था, और बहिष्कार के अंतर्गत जितना भी विदेशी माल आ रहा था वहां पर उसका बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार का मतलब ये होता है कि ना हम विदेशी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना हम विदेशी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, ना विदेशी वस्त्र को पहनेंगे, और ना ही विदेशियों के कानूनों को स्वीकार करेंगे। हम उसका विरोध करेंगे। और ये केवल वे आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि पूरी ब्रिटिश व्यवस्था को वह बहिष्कार के माध्यम से ठप्प कर देना चाहते थे। वे इस बात को भली भांति जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा दामोदार ये भारत के ऊपर है, सारी चीजें इसके ऊपर थोपी गई है। अगर हम सिरे से सब लोग इसका बहिष्कार करेंगे तो उनकी आर्थिक, सामाजिक जो भी व्यवस्था है वो पूरी की पूरी तरह से पंगु हो जाएगी। इसलिए उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार दो शब्द दिए, क्योंकि ये जो बहिष्कार है वो ब्रिटिश दासता से मुक्ति का भी प्रभावशाली अस्त्र है, और अगर सब लोग इसको अपनाते तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती। फिर तीसरी बात उन्होंने कही राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर हमारे भारतीय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और शिक्षा जो है वह राष्ट्रीय एकता को मूर्त रूप प्रदान करने का एकमात्र साधन होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीविका उपार्जन के योग्य बनाना नहीं, बल्कि उसके अंदर स्वाभिमान, आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावना को भी जागृत करना था। इसलिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन मानते थे, और इसीलिए आवश्यकता थी कि उसको वैसी तरह से निर्धारित किया जाए। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आगरेकर, चिपलुनकर
इन लोगों ने मिलकर बहुत सारे शिक्षा संस्थानों का, कॉलेज का निर्माण किया ताकि वहां पर विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा दी जाए और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाए। और वो चाहते थे कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग तक सीमित ना रहे, बल्कि जन सामान्य तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, और जो शिक्षा है वो भारत के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान की जाए, न कि ब्रिटिश आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर। और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, अर्थात चारित्रिक, मानसिक और आत्मिक सभी प्रकार का, शारीरिक सभी प्रकार का विकास वह शिक्षा के माध्यम से करना चाहते थे, ताकि व्यक्ति अपने आप को जनसेवा के लिए समर्पित कर सके। इसके अलावा व्यक्तियों में जन जागृति आए और देश के लिए वो प्राण न्यौछावर करने तक को समर्पित हो जाए। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का पाठ हम सबको दिया। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम हमेशा उन्होंने मातृभाषा को रखा। विदेशी भाषा हमेशा ही विदेशी रहेगी, इसलिए शिक्षा का जो भाव है, शिक्षा के जो विचार है, जो सिद्धांत है, वो जितने अधिक अपनी मातृभाषा में व्यक्ति को समझते हैं या समझ पाते हैं और सहजता से उसको स्वीकार कर लेते हैं और आत्मसात कर लेते हैं, वह किसी अन्य माध्यम से नहीं हो सकते। और लॉर्ड मैकाले ने इसको प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया था, जिसके कारण हम सिद्धांतों को और भाषा को भली भांति समझ नहीं पाते थे। इसलिए ऐसा नहीं कि तिलक अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे, लेकिन उनका ये मानना था कि अध्ययन हमेशा अपनी मातृभाषा में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो जो संस्कार पढ़ते हैं वो आजीवन उसके काम आते हैं। तो मातृभाषा उसमें सभी तरह के भावों को विकसित करती है, और अंग्रेजी भाषा जो कि घर में बोली नहीं जाती, समझी नहीं जाती, तो वो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न कर देती है। तो उस कुंठा से बचाने के लिए तिलक का पूरा दम था वो उन्होंने मातृभाषा पर लगाया। इसके अलावा लिपि भी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा पे होनी चाहिए। मराठी है तो भी उसे देवनागरी लिपि लिखना आना चाहिए, और अगर तमिल है तो भी उसे लिखना और पढ़ना आना आवश्यक होता है। किसी प्रादेशिक भाषा को वो गलत नहीं समझते थे। भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, अपने प्रदेश की भाषा का ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन भारतीय होने के नाते उसे देवनागरी लिपि और भाषा का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करना चाहते थे। वो कुटीर और लघु उद्योगों को स्थापित करना चाहते थे, नए नए संसाधनों को निर्मित करना चाहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम विदेशी माल पर निर्भर ना रहे, हमारे यहाँ माल बनाया जाए, और इसके लिए तकनीकी ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक था। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ वो नैतिक और धार्मिक शिक्षा के ऊपर भी बल देते थे। धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि कोई किसी भी धर्म का हो और उसे किसी भी धर्म की शिक्षा दी जाए। वो जिस भी धर्म को पालन करता हो उसे उसके धर्म के बारे में भली भांति ज्ञान दिया जाए कि वो जिस धर्म का पालन कर रहा है उसकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या वो धर्म कहना चाहते हैं, इसके बारे में वह अच्छी तरह से जाने। केवल ईसाई धर्म के प्रभाव से वे बहुत अधिक चिंतित थे, और जो धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्मांतरण, उससे भी वे बहुत अधिक चिंतित थे और लोगों को ये कह रहे थे कि उनका उद्देश्य केवल क्रिश्चियन बनाना है, जबकि अगर आप अपनी ही धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को समझेंगे तो आप धर्मांतरण की ओर उन्मुख नहीं होंगी। इसके अलावा राजनीतिक शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा भी आवश्यक थी। देश कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा है, कौन से नियम बन रहे हैं, कौन से कानून बन रहे हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव है, इसका पूरी तरह से परिचय नव युवकों को देने के पक्ष में थे, और राजनीतिक शिक्षा को वो पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना चाहते थे। इसके अलावा वो चाहते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाए, अर्थात अनुनय विनय
और कहीं क्रांतिकारी के हिंसक साधनों के मध्य का साधन है, जिसके अनुसार हिंसक साधनों को अपनाए जाने बिना जागृत जनशक्ति के माध्यम से जनता स्वराज्य की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वह सरकार के साथ हर स्तर पर असहयोग और सक्रिय बहिष्कार का मार्ग मानते थे, जिसे अपनाकर हम स्वराज्य के लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी जनशक्ति के माध्यम से हम सरकार के साथ व्यापक असहयोग करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उनके ऊपर अपनी बात रख पाएंगे और इसीलिए वे क्रांतिकारी या हिंसक साधनों के माध्यम से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर थे। और इसी संबंध में, इसी भ्रम के आधार पर अंग्रेजी लेखक शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में उन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में या उनकी उपाधि से सम्मानित किया या अलंकृत किया, और हॉलैंड ने उन्हें शारीरिक शक्ति के प्रयोग में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया। ब्रेसन नायक नामक लेखक ने तो उन्हें प्रच्छन्न विद्रोही बताया और बंबई के ब्रिटिश गवर्नर ने तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला प्रमुख षड्यंत्रकारी कहा। लेकिन ये सब चीजें तिलक के लिए मायने नहीं रखते थे। वे हिंसा के विरोधी थे लेकिन अहिंसा के पुजारी नहीं थे, यानी अहिंसा पर विश्वास नहीं करते थे और हिंसा के विरोधी थे। अति हिंसा का वो विरोध करते थे और हिंसा में भी उन्होंने ये बताया कि कभी भी उन्होंने हिंसात्मक साधनों की वकालत नहीं की, लेकिन ये जरूर है कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो हिंसक गतिविधियां की जाती थी इसका इन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया। उनका ये मानना था कि जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार के अंग्रेज हैं, उनको जो साधन समझ में आते हैं या जो चीजें समझ में आती है उसका जवाब उनको उसी तरीके से मिलना आवश्यक है। और इसी कारण उन्हें अहिंसक संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही स्वराज्य प्राप्ति हेतु उन्होंने उचित लगा और इसीलिए उन्होंने ये सब बातें कही। मुख्य रूप से तिलक का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति था और स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए किसी भी प्रकार के हिंसक साधन को अपनाने में हिचकते नहीं थे। हिंसक के अतिरिक्त हर प्रकार के उपहिंसक साधनों का उपयोग इस हेतु वे उपयुक्त मानते थे और बेहिचक इसका प्रयोग करने में वे विश्वास रखते थे। तिलक की यही व्यवहारिक नीति थी, राजनीति थी और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व गहरे रूप से इसी से प्रभावित था। अतः तिलक हिंसक नहीं बल्कि अहिंसक क्रांतिकारी थे और उनके क्रांति का साधन उपराष्ट्रवाद पर आधारित थे, जिसका साकार रूप स्वदेशी का प्रयोग, विदेशी का बहिष्कार, सरकार के साथ व्यापक पैमाने पर असहयोग और देशाभिमान और आत्मसम्मान की राष्ट्रीय भावना की जन्मदाता राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। तो तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के ये प्रमुख साधन थे और जिसका उपयोग वे निसंकोच होकर खुले रूप से करते थे और उनका प्रयोग करने में उनको कोई अनौचित्य नहीं दिखाई देता था। तो इस प्रकार हम तिलक के विचारों से आज रूबरू हुए, परिचित हुए। तिलक एक महान नेता थे और उन्होंने ही स्वराज्य की नींव डाली। निश्चित रूप से यह विचार काफी महत्वपूर्ण है और आपको जब प्रश्न भी आएंगे तो आपको तिलक के बहुत सारे विचारों का विस्तृत वर्णन करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक विचारक लोकमान्य तिलक। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।